सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए ग्रीटिंग्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है DAVV CET 2022 के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी, थंबनेल में भी आपने देखा ही होगा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं चाहता हूँ कि हम वीडियो की तरफ चलें। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें हमारे लास्ट तक इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो लास्ट ईयर का बैच था उसमें से कितने सारे बच्चों ने DAVV CET क्लियर करी थी। सो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिया गया है वो DAVV CET की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। मैंने वहां से स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे करे हैं जो कि आपको भी दिखने वाले हैं स्क्रीन पर, और उसी के साथ मैं आपको समझाते जाऊंगा ताकि एक ही वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपको बार बार इधर इधर दूसरी वीडियोज़ पर या फिर वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, तो मैं आ गया हूँ सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट से, सिटी से, तो ये कुछ सिटीज़ के नेम हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो अगर आप जहाँ पर भी रहते हैं अपनी लोकेशन उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर जाना कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आपको पेपर देने यहाँ जाना होगा। ऑफ़ कोर्स आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि जो एग्ज़ाम की मोड है वो है ऑनलाइन, बट वो ऑनलाइन आपको घर से बैठकर नहीं देनी है, वो होती है CBT एग्ज़ाम। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा होता है कि जैसा कि आपने JEE मेंस की एग्ज़ाम दी होगी कि आपको जाना पड़ता है किसी सेंटर पर, वहाँ पर रखे होते हैं कंप्यूटर्स और उसके थ्रू आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी होती है। ठीक है, आपको इसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि ये एग्ज़ाम सिंपल नहीं होती है। लोगों को लगता है, इवन लास्ट ईयर की जो DAVV CET हुई थी 2021 में, बच्चों का कहना था कि वो JEE मेंस की लेवल से भी टफ़ थी, लगी थी उन्हें। सो उस हिसाब से आपको करना होगा प्रिपरेशन। ठीक है मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको एक नॉर्मल प्रिपरेशन अपनी करनी है और हमारे बैच के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के पेपर्स एज़ वेल एज़ आपको सारे रिसोर्सेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो आप अप्लाई करने के पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप इसके पास आ सकते हैं कि नहीं एग्ज़ाम देने, या इसके आसपास रहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको ट्रैवल कर आना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, हम आपको पता ही होगा कि जो DAVV CET की एग्ज़ाम होती है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। 3 ग्रुप्स इन द सेंस ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। ग्रुप A, B एंड C में डिवाइड होती है। उसके अंदर ग्रुप A में कौन कौन से बच्चे आते हैं, जो ग्रुप A होता है, और ग्रुप एक इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ग्रुप D भी है एक्चुअल में, बट जो मेन ग्रुप्स होते हैं वो A, B एंड C ही होते हैं। इसको D को भी इंक्लूसिव लिया जाता है। तो जो A एंड D होता है वो PG और UG कोर्सेज़ के लिए होता है। मतलब इसका PG एंड UG कोर्सेज़ का मतलब ऐसा हो गया कि देखिए, यूजी कोर्सेज़ कौन से कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, वो होते हैं हमारे 12th के जस्ट बाद। यूजी मतलब 12th के जस्ट बाद जो करते हैं उसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बोलते हैं। पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है जो हम मास्टर्स डिग्री करते हैं, जो लोग अपना नॉर्मल वाला ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स डिग्री करते हैं, है ना, तो वो जो मास्टर्स डिग्री होता है बैचलर्स डिग्री के बाद, उसके अंदर आता है पीजी। और यूजी जो होता है जो हम 12th के बाद करते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, तो वो यूजी के अंडर आता है। तो जो ग्रुप बी एंड सी है इसमें, वो दोनों किसके लिए होते हैं, यूजी कोर्सेज़ के लिए, जिसके लिए 12th के बाद वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। और जो ग्रुप ए एंड डी है वो होता है पीजी कोर्सेज़ के लिए, जो होता है मास्टर्स डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ग्रुप बी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इंटीग्रेटेड MBA। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको बोलता है करना होता है CS, वो चाहते हैं कि हम CS के स्टूडेंट बने या IT के स्टूडेंट बने, फिर वो कहते हैं कि DAVV में तो CS है ही नहीं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे ग्रुप C जो होता है, ग्रुप C में MTech IT जो 5 ईयर्स का दिख रहा है, वो IT एक CS की ही ब्रांच होती है एक टाइप से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका 4 साल का, आपका पहले 4 साल, जो 5 साल का है तो 4 साल का आपका BTech CS जो नॉर्मल वाला होता है वो होता है। उसके बाद 1 साल में ही वो लोग आपको इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री भी दे देते हैं। तो उसी के अंदर आपकी दोनों चीज़ आ गई होती है, आपकी बैचलर्स डिग्री भी आ गई होती है और आपकी मास्टर्स डिग्री भी आ गई होती है, इसलिए वो 5 साल का है। वरना सिर्फ MTech जो होता है वो सिर्फ 2 ही साल का होता है। बट यहाँ आपको MTech की डिग्री साथ में BTech की डिग्री के साथ दी जा रही है। इसका मतलब ये कि पूरा 5 साल, देखिए आप अलग अलग करेंगे तो आपको 4 साल पहले IT का करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल मास्टर्स का, तो
टोटल 6 साल हो गए। बट ये लोग क्या करते हैं, 1 साल कम करके 5 साल में दोनों को एक साथ कर देते हैं और दोनों की डिग्री एक साथ देते हैं। तो जो भी सीएस के इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो एमटेक वाले इसमें फील्ड में जा सकते हैं। इसमें आपको और भी फील्ड्स खुलेगी, ये नहीं कि सिर्फ एमटेक आईटी है, एमटेक आईटी के भी अंदर इंटरनल ब्रांचेस हैं, है ना। इसके अंदर सीएस से रिलेटेड और भी ब्रांचेस हैं, आप उसको देखेंगे कॉलेज वाइज, जब इसका ब्रेकडाउन देखेंगे उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि और भी काफ़ी सीट्स हैं आईटी और सीएस से रिलेटेड, जो कि ग्रुप सी में है। उसके बाद ग्रुप बी में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रुप बी एंड सी में जो बायो के बच्चे हैं वो भी ग्रुप सी के अंडर आते हैं, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जिन्हें सीएस वगैरह करना है, इंजीनियरिंग करनी है, वो भी ग्रुप सी में आते हैं। एमसीए वाले भी ग्रुप सी में आते हैं। एमसीए इन द सेंस कि आपको बीसीए पहले करवाएंगे वो लोग बैचलर्स डिग्री, उसके साथ साथ वो आपको करवाएंगे मास्टर्स डिग्री भी, और दोनों की डिग्री एक साथ देंगे 6 साल बाद। तो एमसीए जो आता है इसके अंदर आता है। एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें 5 साल की डिग्री है, जो आपको एमबीए मतलब आपको बीबीए और उसके साथ साथ एमबीए, इन दोनों के साथ साथ विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉस्पिटल एडमिन, इसके साथ आपको वो डिग्री देने वाले हैं। ग्रुप बी की जो यहाँ पे लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ आती है इसमें, लॉ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स आपको इसमें दिख जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो ये सेम पेज है, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखता हूँ मैं कौन सा। एक बेसिक सी बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ वो ये कि जो कैंडिडेट है उन्हें जब भी एप्लीकेशन भरना हो तो वो इसकी वेबसाइट पर, यहाँ पे जो वेबसाइट देखिए www.dauniv.ac.in पर ही भरें। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि कई बच्चों ने फेक वेबसाइट पर अपने फॉर्म भर दिए थे, पैसे भर दिए थे, उसके बाद उनको लिए उनके पास रोल नंबर नहीं आया था, एडमिट कार्ड नहीं आया था, फिर वो बोल रहे थे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये है वो है। तो उसके लिए डीएवीवी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ गलत वेबसाइट से उठाई है तो वो आपकी मिस्टेक होगी, क्योंकि सभी को पता है कि एग्ज़ाम आने वाली है, सब बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके पीछे जाते हैं। तो बहुत सारे जो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोग खुद ही एक्टिव रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विज़िट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के साथ विजिट करते करते आपको मैं एक बार फ़ीस का भी बता दूं कि जिसमें जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसकी जो फ़ीस लगती है वो आपको 1500 रुपये लगती है। अगर आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से भरते हैं तो उसकी पोर्टल फ़ीस भी लगती है जो कि आपको लगती है 50 रुपये, तो टोटल मिला के हो जाती है 1550। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से खुद घर बैठे भरते हैं तो हो सकता है आपको पोर्टल चार्जेस ना भी लगें, और किसी किसी केस में लग भी जाते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेमेंट गेटवे सिलेक्ट किया है। सो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। बट ओवरऑल जो फ़ीस होती है वो होती है यहाँ पर 1500 रुपीज़, ठीक है। तो जो नॉर्मल होती है 1500 रुपीज़ आपकी फ़ीस होती है। उसके बाद यहाँ पर सबको एक डाउट आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं चलता हूँ इसके बाद एलिजिबिलिटी की तरफ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकें, और क्या क्या आप इसके लिए हैं या एलिजिबल नहीं हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर आ गया हूँ आपको एलिजिबिलिटी बताने के लिए। तो यहाँ पे जो लिखा है डीवीवीसीटी 2022 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी है वो क्या क्या है कि द कैंडिडेट्स आउट टू बी ऑफ HSC पास्ड फ्रॉम अ known board university so as to apply for UG courses. The candidate must be more than 23 years for the यूजी कोर्सेज़। अब यहाँ पे क्राइटेरिया ऐसा है कि जो भी बंदा यूजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने वाला है, यूजी इन द सेंस 12th के बाद जो अप्लाई करने वाला है, उसने किसी हायर सेकेंडरी स्कूल से, किसी नोन बोर्ड से, मतलब किसी भी बोर्ड से अपनी हायर सेकेंडरी इन द सेंस क्लास 12th पास की होनी चाहिए, है ना, ताकि वो इसके लिए अप्लाई कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो एज है वो 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी किसी केस में ऐसा होता है कि 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए तब एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो 12th के बाद अगर आप 23 ईयर्स के बाद जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। और अगर यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी होती है कि जैसे एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज में, और जो 99 पे जो बच्चा आ रहा है उन दोनों के नंबर सेम है, एग्जैक्टली नंबर सेम आए हैं, उनके मार्क्स सेम आए, तो उस वक्त किसको एडमिशन दिया जाता है, जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा है ऑफ कोर्स उसको एडमिशन की ज़्यादा नीड है, तो उसको थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है और उसको दी जाती है। तो यहाँ पे हल्की हल्की अंदर एज भी मैटर करती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी के लिए कि कोई 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आपको अपनी एग्ज़ाम अच्छी देनी है और आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा होता है। तो आपको एक चीज़ इसमें ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो है आपको आपके मीडियम से लेकर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब ये कि आप बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी
इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो जब आप जैसे ही उस विंडो पे टच करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप क्या अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और भी वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल होती है जिससे आप अपनी लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अभी जो एक और बार जो नोटिफिकेशन आएगा DAVV CET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें भी ये सब चीज़ें मेंशन रहेंगी। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो आपके कोर्स में आने वाला है, आइदर इट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट भी आता है उसमें। तो जो बेसिक इंग्लिश जो उसमें टेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है वो तो आपको आनी ही चाहिए, भले आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो वो चीज़ तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अलॉन्ग विथ इट आपको फिज़िक्स वगैरह की थोड़ी सी टर्म्स, अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है कि आपको इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दोनों टर्म्स को एक साथ पढ़ो, क्योंकि हिंदी तो आपको ऑफकोर्स आती होगी क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं। तो आप साथ साथ इंग्लिश के भी, तो उसके साथ साथ आप इंग्लिश का भी ट्रांसलेट कर करके देखते जाइए, ताकि इन केस अगर वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, बट वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन ज़रूर मिलता है अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है तो वहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट जिनको मास्टर्स डिग्री करनी है उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो किसी नॉन यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, और उनकी